और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। ओडिशा के जगन्नाथपुरी में समुद्र तट पर घूमने गए दो युवकों को एक प्राचीन शिवलिंग मिला। बसेली के रहने वाले राकेश साहू और कान्हा महंती समुद्र तट पर घूमने गए थे। इसी दौरान जब वो रेत पर बैठे तब उन्हें वहां कोई काली वस्तु रेत में धंसी दिखाई दी। उन्होंने इसे निकाला तो ये शिवलिंग था। बाद में इसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों और पुरातत्वविदों को दी गई। शिवलिंग जिस स्थिति में मिला है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लंबे समय से समुद्र के भीतर पड़ा था, जो बाद में बहकर समुद्र तट पर आ गया। पूरी प्रशासन ने शिवलिंग की उत्पत्ति, आयु और ऐतिहासिक संदर्भ जानने के लिए विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक पैंथर कुएं में गिर गया, जिससे उसे गंभीर चोट आई। खबर मिलने के बाद वन विभाग ने इसे रेस्क्यू करके इलाज के लिए कोटा के बायोलॉजिकल पार्क भेज दिया। वहां इलाज के दौरान पता चला कि चीते को जन्म से ही आंख से दिखाई नहीं देता। वन विभाग के मुताबिक ये चीता 4 दिन पहले भी कुएं में गिर गया था। इसकी उम्र 3 साल है। एक आंख से दिखाई नहीं देने के कारण ही ये बार बार हादसे का शिकार हो रहा है। सावन के पहले दिन केदारनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ा। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की लंबी कतार का वीडियो सोशल मीडिया पर भी छाया हुआ है। आलम यह है कि बारिश और भूस्खलन की घटनाओं के बाद भी तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला रुक नहीं रहा। सावन के पहले दिन सोनप्रयाग और गौरीकुंड से लगभग 5000 यात्री केदारनाथ भेजे गए हैं। कांवड़ यात्री भी केदारनाथ पहुंचना शुरू हो गए हैं। शिव के पावन धाम केदारनाथ में महादेव के भक्त उन्हें ब्रह्मकमल के पुष्प अर्पित करते हैं। यूपी के लखीमपुर में एक व्यक्ति के घर में कोबरा घुस गया, जिससे लोग दहशत में आ गए। आनंद फानन में वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की टीम ने एक्सपर्ट की मदद से सांप को पकड़ा और फिर उसे गांव से दूर जंगल में छोड़ा। घटना लखीमपुर के तमौलीपुर गांव की बताई जा रही है। दक्षिण कश्मीर का पर्यटन स्थल अहरबल इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। पहाड़ों से नीचे उतरते झरनों की खूबसूरती लोगों को लुभा रही है। उमस भरी गर्मी से निजात पाने के लिए बड़ी तादाद में लोग इधर का रुख कर रहे हैं। पिछले 6 महीने में 1 लाख से ज्यादा सैलानी प्रकृति की खूबसूरती का आनंद लेने यहाँ आ चुके हैं। ये जगह इतनी खूबसूरत है कि इसे कश्मीर का नायाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ होने वाले धोखे से जुड़ी हुई है। जी हां, ये खबर बेहद जरूरी है क्योंकि Amazon, फ्लिपकार्ट या ऐसी तमाम दूसरी कंपनियों की वेबसाइट पर हमेशा डार्क पैटर्न में फंसने का खतरा होता है। यानी कि फरेब से या दबाव बनाकर या जबरदस्ती आपको किसी प्रोडक्ट खरीदने या फिर सर्विस लेने के लिए बाध्य किया जाता है। हालांकि सरकार ने अब ऐसी तरीकों पर रोक लगाने के लिए कंपनियों को कड़ी चेतावनी दे दी है, लेकिन आपके लिए इस धोखे को समझना जरूरी है। इसलिए हॉर्न बजाना भी जरूरी है। कपड़ा हो या किचन का सामान, मोबाइल हो या मेडिसिन, यानी जरूरत की कोई भी चीज हो, जब घर बैठे और कम कीमत पर मिल जाए और वो भी बस एक क्लिक पर, तो बाजार तक जाने की जहमत कौन उठाए। जाहिर है सस्ता है और सुविधाजनक है, इसलिए ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज है। लेकिन इसमें धोखे भी कम नहीं। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कि आप किसी वेबसाइट पर गए लेकिन तब तक आगे नहीं बढ़ पाए जब तक क्रेडिट कार्ड की डिटेल नहीं भरी। या फिर ऐसा भी हुआ होगा कि जब सामान का ऑर्डर किया तब दाम कम था, लेकिन जब फाइनल बिल आया तो कीमत ज्यादा नजर आई। हद तो ये है कि जो सामान नहीं खरीदा उसे भी बगैर बताए बिल में जोड़ दिया गया। ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदारों के साथ अक्सर ये छल होता है। अक्सर गलत तरीके से उनको गुमराह किया जाता है और इसके लिए डार्क पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब सरकार ने Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को ऐसे गलत हथकंडों पर रोक लगाने के लिए अंतिम चेतावनी दे दी है। ऐसे धोखे से आप भी सतर्क रहें, इसके लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ऑनलाइन शॉपिंग में खरीदारों को गुमराह न किया जाए, इसके लिए सरकार ने डार्क पैटर्न के खिलाफ क्या कदम उठाया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि डार्क पैटर्न आखिर क्या है। डार्क पैटर्न ऑनलाइन डिजाइन टूल्स होते हैं
जो वेबसाइट पर आने वालों को गुमराह कर जबरदस्ती विकल्प चुनवाते हैं। ये वेबसाइट पर ऑप्शन या बटन के रूप में होते हैं जिन्हें अक्सर एग्जिट करना मुश्किल होता है। देश में करीब 75 लोकप्रिय ई कॉमर्स कंपनियां हैं और दावा किया जाता है कि इनमें 97% कंपनियां डार्क पैटर्न का इस्तेमाल करती हैं। अक्सर सब्सक्रिप्शन लेने का जाल फीका जाता है जिससे निकलना आसान नहीं होता और कंज्यूमर के पैसे कटते रहते हैं। इसके अलावा कई वेबसाइट साइन अप करने को कहती हैं, लेकिन अगर आप उससे निकलना चाहें तो नहीं निकल पाते क्योंकि ऑप्शन नजर नहीं आता, उसे डार्क बॉक्स में छिपा कर रखा जाता है। कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री यानी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कुछ ऐसे डार्क पैटर्न की पहचान की है जिनका सामना ग्राहकों को करना पड़ता है। अर्जेंसी के तहत ग्राहकों को ये दिखाया जाता है कि इस दाम पर चंद प्रोडक्ट ही बचे हैं, अगर अभी नहीं लिया तो बाद में ज्यादा कीमत देनी होगी या प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बास्केट स्नीकिंग में ग्राहकों की मर्जी के बिना उसे प्रोडक्ट या सर्विस बेची जाती है। जैसे कई वेबसाइट ट्रैवल इंश्योरेंस का बॉक्स बिना पूछे टिक रखते हैं। कंफर्म शेमिंग में वेबसाइट एग्जिट करना मुश्किल होता है क्योंकि बार बार मैसेज आता है कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मेनी पीपल आर आइंग दिस प्रोडक्ट। जबकि फोर्स्ड एक्शन में ग्राहक को जबरदस्ती सर्विस या प्रोडक्ट क्लिक करने के लिए मजबूर किया जाता है, तब तक उसे वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिलता। नैगिंग का मतलब है कि यूजर से एक ही चीज बार बार पूछना जब तक वो थक कर प्रोडक्ट खरीद न ले। इसका इस्तेमाल अक्सर सब्सक्रिप्शन के मामले में किया जाता है। इसके अलावा भी कई हथकंडे हैं, मसलन कोई वेबसाइट सर्विस कैंसिल करने का बटन नहीं दिखाती, इसे इंटरफेस इंटरफेरेंस कहते हैं। इसके साथ ही बेट एंड स्विच का तरीका अपनाया जाता है, यानी ऑर्डर किए सामान की जगह उसी कीमत का लेकिन खराब क्वालिटी का दूसरा सामान दिया जाता है। हिडन कॉस्ट के तहत प्रोडक्ट या सर्विस का प्रचार कम दाम में किया जाता है, लेकिन फाइनल प्राइस कई गुना ज्यादा होता है। और भ्रामक विज्ञापन यानी विज्ञापन को खबर या यूजर जेनरेटेड कंटेंट की तरह दिखाया जाता है ताकि ग्राहक प्रभावित हो। कहने की जरूरत नहीं कि डार्क पैटर्न के इन हथकंडों से ग्राहकों को बरगलाया जाता है या उनको धोखा दिया जाता है। अमेरिका और यूरोप में इसके खिलाफ पहले ही सख्त कदम उठा लिए गए हैं और अब लगातार निर्देश के बाद भारत सरकार ने भी आखिरी चेतावनी दे दी है। सरकार ने अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मीशो समेत सभी ई कॉमर्स कंपनियों को डार्क पैटर्न पर सेल्फ रेगुलेशन का निर्देश दिया है। कंपनियों को इसका खाका तैयार करना है, जिसके बाद सरकार इस पर मुहर लगाएगी। अगर कंपनियों की ओर से ऐसा नहीं किया जाता तो सरकार कड़ा रुख अपनाएगी। We identified 9 patterns. We told the industry that as far as we are concerned, these are dark patterns. Please don't indulge in this. The industry listened. A copy of that presentation, which has similar slides to this presentation, was given to everyone. It has been emailed to them. As a follow-up, after 15 days, 13 plus 15, 28 को he wrote कि आपको उस दिन बताया था, अब भाई थोड़ा अगर कर रहे हैं तो मत करिए, otherwise we'll start taking action. अच्छी बात यह है कि ई कॉमर्स कंपनियों ने भी सेल्फ रेगुलेशन पर सहमति जताई है और वो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि वेबसाइट से डार्क पैटर्न को दूर करेंगी। अगर कंज्यूमर की ओर से कोई शिकायत आती है तो उसका निपटारा भी करेंगी। अगर ऐसा नहीं होता तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के आधार पर सरकार कड़े कदम भी उठा सकती है। यानी ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है, लेकिन एक ग्राहक के तौर पर आपके लिए भी डार्क पैटर्न के खतरे को समझना जरूरी है। इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। डार्क पैटर्न के धोखे, इससे होने वाले नुकसान और ग्राहकों के कानूनी अधिकार पर हमने बात की एडवोकेट पवन लड्ढा से। सुनिए क्या कह रहे हैं। इंटरनेट पर भ्रामक विज्ञापनों की होड़ लगी हुई है और हम सभी लोग, तमाम लोग इस झूठे विज्ञापनों की चपेट में आते हैं और अपना काफी पैसा खर्चा कर देते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ये जो कंपनियां हैं, जो पोर्टल्स हैं, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और किसी न किसी बहाने से अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। कभी कभी ये कहेंगे साहब अगर आप कल नहीं लेते हैं तो आपको आज अगर आप ले लेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट है और कल ये डिस्काउंट समाप्त हो रहा है। अब आदमी घबरा जाता है कि चलो आज ही खरीद लो वरना कल जो है महंगा हो जाएगा, तो इसलिए खरीद लेता आदमी। तो इस तरीके से आजकल जितने भी कंज्यूमर को बेवकूफ़ बनाने के जितने भी तरीके हो सकते हैं इंटरनेट पे, क्योंकि उन पर कोई रेगुलेशन नहीं है, जो मर्जी आए करते हैं और निकल जाते हैं।
तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये डार्क पैटर्न पर जो एडवर्टाइजमेंट दिए जा रहे हैं, जो भ्रामक विज्ञापन दिए जा रहे हैं, इनको रोकने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी कई चीजें ऐसी हैं जो कि इसको कवर नहीं करती हैं, तो उनमें जो कमियां हैं उनको ये कवर करता है जो नोटिफिकेशन है, और ये कंज्यूमर के ब्रॉडर इंटरेस्ट में इनके काफी फायदेमंद चीज है जो आज नोटिफिकेशन आया है। बीजेपी ने 4 राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया और इसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने की बात कही। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं और आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। बीजेपी ने 4 राज्यों पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इस बदलाव के बाद अब जी किशन रेड्डी को तेलंगाना, बाबूलाल मरांडी को झारखंड, सुनील जाखड़ को पंजाब और पी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों के बदलाव को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को शिवसेना विधायकों की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि ये बैठक बुधवार को शाम 7 बजे एकनाथ शिंदे के आवास वर्षा में होगी। एनसीपी में टूट के बाद बदले समीकरणों को लेकर ये बैठक अहम मानी जा रही है। बालासोर रेल हादसा सिग्नल में खामी की वजह से हुई। ये खुलासा सीआरएस यानी रेल सुरक्षा आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट में मानवीय चूक और कोरोमंडल एक्सप्रेस को गलत सिग्नल दिए जाने की बात कही गई है। हालांकि रिपोर्ट में बाकी जानकारी गुप्त रखी गई है। बालासोर में 2 जून को ट्रिपल ट्रेन हादसा हुआ था। इस हादसे में 290 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 1100 लोग जख्मी हुए थे। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 1150 मीटर लंबे चंबल पुल का लोकार्पण किया। ये पुल करीब 127 करोड़ की लागत से बना है। इस पुल के बनने से राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार में गजब का सियासी बवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही तो नीतीश कुमार ने विपक्ष की मोर्चाबंदी के लिए पटना में बैठक की थी, लेकिन अब चर्चा हो रही है कि जेडीयू ही बिखर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि इस बीच खुद नीतीश के एक बार फिर पाला बदलने की चर्चा भी गर्म है। पार्टी पवार की टूटी है। खलबली नीतीश के कुनबे में मची है। सियासी गलियारों में जेडीयू के बिखराव की चर्चा है। चर्चा छोड़िए, बीजेपी तो खुलकर दावा कर रही है कि जेडीयू का एनसीपी वाला अंजाम होना है, और इसी आशंका के तहत नीतीश अपने सांसदों विधायकों से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले 17 साल में कभी भी विधायकों और सांसदों को कभी मिलने के लिए 1 मिनट भी समय नहीं दिया। साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता था। अब वो प्रत्येक विधायक सांसद को आधा घंटा समय दे रहे हैं। और विशेष करके जब से नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को एक प्रकार से अगली लड़ाई के लिए नेता स्वीकार कर लिया और तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, तब से जनता दल में विद्रोह की स्थिति है। कोई भी जनता दल का विधायक सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। मंत्री जी अपने विधायकों से मिल रहे हैं। अब भाजपा को इससे भी जलन हो रही है, भाजपा इससे भी परेशान है। हम विपक्षी दलों की बैठक करते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी की पहल और उनके आमंत्रण को स्वीकार करके देश भर के विपक्षी दलों के सभी वरिष्ठ नेतागण एकत्रित होते हैं और एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं, तो इसमें भी विपक्ष मतलब भाजपा परेशान हो जाती है। मजेदार बात यह है कि कयास इस बात के भी लग रहे हैं कि नीतीश फिर से पाला बदलकर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश बिहार पहुंचकर नीतीश से मिल चुके हैं
पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर हरिवंश नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर तो वो नीतीश की नाराजगी दूर करने गए हैं। लेकिन कहा ये भी जा रहा है कि हरिवंश नीतीश और बीजेपी के बीच का वो पुल है जो जानबूझकर नीतीश ने कभी नहीं तोड़ा। लेकिन कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। सुशील मोदी का दावा है कि नीतीश नाक भी रगड़ेंगे तो बीजेपी हाथ नहीं बढ़ाएगी। कि किसी कीमत पर नीतीश कुमार को हम स्वीकार नहीं करेंगे और से वो नाक भी रगड़ेंगे आकर बीजेपी के दरवाजे पर, तो भी बीजेपी कभी नीतीश कुमार को भी स्वीकार नहीं करेगी। बहुत हो गया, आपको 17 साल हम लोगों ने ढोया, अब बीजेपी नीतीश कुमार को न तो स्वीकार करेगी और नहीं ढोने के लिए और भविष्य में तैयार है। नीतीश के पाला बदलने के साथ एक और थियरी चल रही है कि नीतीश तेजस्वी को कमान सौंपकर जेडीयू का आरजेडी में विलय कर दे। लेकिन ऐसा हुआ तो जेडीयू में टूट फूट हो सकती है का डर इनके विधायकों में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात भैया, आज की तारीख में जो आक्रोश है मुख्यमंत्री जी को लेकर, और उस आक्रोश का सामना इनके सांसद, इनके विधायकों को ही करना पड़ता है। मुख्यमंत्री तो जनता के बीच जाते नहीं, और जब जब गए उनका भी विरोध ही हुआ है। तो ऐसे में एक असंतोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में है, प्रमाण है, क्योंकि कई उनके नेता, विधायक, सांसद डायरेक्ट मेरे संपर्क में, और मैं यही नहीं बोल रहा कि सब मेरे ही संपर्क में, विभिन्न और दलों के भी संपर्क में हैं। तो यकीनन बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी टूट संभव है। नीतीश कुमार ने कोई एप्लीकेशन भाजपा के यहाँ जारी नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिल का पहाड़ बना रहे। बीते हफ्ते भर में सियासत जैसे बदली है, उसमें विपक्ष की मोर्चेबंदी का सपना भी हवाई होता दिख रहा है। एनसीपी में बिखराव हो गया। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। यानी कल और क्या होगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तंत्र पर हमले हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी इस देश के जो प्रधानमंत्री हैं, चारों तरफ डाका डाल रहे हैं। तुरंत इस्तीफा देंगे, देख लीजिएगा 10-15 दिन के अंदर। जेडीयू में टूट फूट की कयासबाजी नई बात नहीं। जब नीतीश एनडीए में थे तब भी उनके विधायकों के पाला बदलने की चर्चा होती थी, लेकिन अब हालात बदले हुए हैं। महाराष्ट्र के बाद बिहार में ऑपरेशन लोटस की चर्चा है और 2024 देखते हुए अगर बड़ा फेरबदल हो जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में इस सप्ताह लगातार दूसरे दिन तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 274 अंक चढ़कर 65,479 पर बंद हुआ, तो निफ्टी में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। निफ्टी 66 अंकों की तेजी के साथ 19,389 पर बंद हुआ। इस दौरान बैंकिंग, कोल इंडिया, टेक्नोलॉजी समेत कई सेक्टरों के शेयरों में उछाल दिखी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की कीमतों में इजाफा किया है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम अब प्रति सिलेंडर 7 रुपए महंगे हो गए हैं, यानी कि अब कमर्शियल सिलेंडर 1,780 रुपए का मिलेगा। हालांकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मोटर कार कंपनी किया की नई कार सेल्टोस फेसलिफ्ट की पहली झलक सामने आ गई है। ये कार मीडियम साइज एसयूवी होगी। इसमें वॉइस कंट्रोल के साथ पैनोरेमिक सनरूफ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम भी मिलेगा। किया की इस नई कार की बुकिंग 14 जुलाई से शुरू होगी। कंपनी ने फिलहाल कार की कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन खबर है कि कार की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है। जापानी कार मेकर कंपनी होंडा ने अपनी अपकमिंग कार एलिवेट की नई तस्वीर जारी कर दी। इस नए मॉडल में इंजन के साथ कलर ऑप्शन मिलेगा। कंपनी की पहली मिड साइज एसयूवी 4 वेरिएंट्स 10 कलर ऑप्शन के साथ आएगी। 3 जुलाई से ही इस कार की बुकिंग शुरू हो गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 11 लाख रुपए हो सकती है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। जयपुर में बच्चों के लिए क्लब खोला गया है, जिसका मकसद है बच्चों में मोबाइल की लत छुड़ाना और उनके लिए एक ऐसा माहौल तैयार करना जहां वो खेल खेल में वक्त का सही इस्तेमाल कर सके। मतलब कुछ सीख सके, अपनी क्षमता को पहचान सके और उसे निखार सके।
ये कवायद मोबाइल से बच्चों का ध्यान भटकाने की है, ताकि बच्चे अपने खाली समय का सही इस्तेमाल कर सकें। जयकिशन जालान और उनकी पत्नी सोनम ने इसी मकसद से जयपुर में ये चैंपियंस स्टूडियो क्लब बनाया है। इसे खास तौर पर बच्चों के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग 60,000 वर्ग फुट में बना ये क्लब अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। अनुभवी प्रशिक्षकों की एक टीम है जो बच्चों के साथ हर वक्त मौजूद होती है। कोशिश यही है कि बच्चे का वक्त मोबाइल के साथ न बीते या फिर कम से कम बीते। बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वो जिए, तो अभी क्या है, मैक्सिमम जो हमने देखा है, मेरे फ्रेंड्स में देखे हैं कि भाई मोबाइल या टीवी पे लग जाते हैं। तो एक फ्री फॉर्म ऑफ एरिया चाहिए जहाँ पे वो खेल सकें, अपने साथ के ग्रुप के साथ एंजॉय कर सकें और सीख भी सकें। तो ये जो कॉम्बिनेशन है फन प्लस लर्न, वो हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करना चाहते हैं। मोबाइल से बच्चों का चिपके रहना एक बड़ी बीमारी की तरह है जो तकरीबन हर घर में चुपचाप फैल गई है और जिसे छुटकारे की बस एक शर्त है कि बच्चों को कहीं और व्यस्त किया जाए। लेकिन कहां, ये एक बड़ा सवाल है, खासतौर पर वर्किंग पेरेंट्स के लिए। ऐसे में ये क्लब एक शानदार पहल है, क्योंकि यहाँ न सिर्फ खेल खेल में बच्चों को सिखाने की कोशिश होती है, बल्कि एक बेहतर माहौल में बच्चे शेयरिंग और केयरिंग जैसे व्यवहार भी सीखते हैं। आजकल के बच्चे दे हैव बिकम मोर इंडोर्स, मतलब बहुत ज्यादा घर में रह गए हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल्स, और स्पेशली कोविड के बाद में हम सब लोग सेफ्टी और हाइजीन को लेके इतने पर्टिकुलर हो गए कि धीरे धीरे हमारे बच्चे कहीं ना कहीं अकेले और इंडोर्स ही बहुत हो चुके हैं, जिनके कारण इनकी इम्यूनिटीज, इनकी सोशल सर्कल्स, इनके अंदर डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स काफ़ी कुछ आजकल छोटे बच्चों में उठ के आ रही है। ऐसे एक माहौल में जहाँ पे बहुत ओपन तरीके से फ्री प्ले एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेस जब बच्चों को कराया जाएगा, तो बच्चों को एक अपने अंदर की जो टैलेंट है या उनके अंदर की जो जागरूकता है, मतलब कि उनको क्या करना है, उन्हें क्या करना पसंद है, वो एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। बच्चों को नहीं मालूम होता कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है, और जब तक वो अपने समय की कीमत समझ पाते हैं, देर हो चुकी होती है। ऐसे में उन अभिभावकों के लिए भी ये क्लब राहत लेकर आया है जो बच्चों की मोबाइल की लत से परेशान हैं। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस इज अंडर वन रूफ। आपको स्विमिंग मिल रहा है, आपको फिजिकल एक्टिविटी, म्यूजिक, डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट, रोल प्ले, सब कुछ आपको अंडर वन रूफ मिल रहा है। एंड आप अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ इंटरमिंगल हो रहे हैं, तो आपको सोशल स्किल्स आ रहे हैं। तो यहाँ आने से क्या होता है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ती हैं, एडजस्ट करना आता है। एक टॉय से आप पहले खेलिए, फिर मेरी टर्न आएगी, शेयरिंग आती है। सो इट्स अ लॉट मेनी थिंग्स अंडर वन रूफ दैट वी आर गेटिंग। एक ही छत के नीचे इतनी सारी एक्टिविटीज के साथ साथ क्लब की कोशिश है कि बच्चे यहाँ आना पसंद करें, और इसके लिए क्लब की ओर से बच्चों के लिए नाइट सिनेमा, डांस जैसे प्रोग्राम भी समय समय पर करने की योजना है, ताकि बच्चों का एक्साइटमेंट बना रहे। विशाल शर्मा, जयपुर, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा है भारत और पाकिस्तान से जुड़ी एक ऐसी अनोखी लव स्टोरी की। हालांकि ये कहानी है जिसमें जोड़ी बनाने का काम ऑनलाइन गेम पबजी ने किया है। जी हां, कई ट्विस्ट से भरपूर इस लव स्टोरी में प्रेमिका पाकिस्तान में अपने पति का घर छोड़कर भारत चली आई, वो भी अपने 4 बच्चों को साथ लेकर। आप पाकिस्तान से कब चली? आपको आने का रास्ता किसने बताया, किसने गाइड किया था? आप अब क्या कहना चाहती हैं बताएं, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। मीडिया के सवालों की बौछार का सामना करती इस महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है। पाकिस्तान में कराची की रहने वाली सीमा ने बताया कि वो अपने 4 छोटे बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई और अपने प्रेमी सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा इलाके में रहने लगी। 28 साल की सीमा के मुताबिक वो पबजी गेम के जरिए 23 साल के सचिन के संपर्क में आई थी। सीमा, आप अब क्या कहना चाहती हैं बताएं, क्योंकि आपके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आप भारत में अवैध रूप से आई, तो अब आके आप क्या करेंगी, क्या कहना चाहती हैं? मैं सचिन से शादी करना चाहती हूँ और यहीं रहना चाहती हूँ। मैं सचिन से बहुत प्यार करती हूँ सर।
मैं इनके बगैर एक पल नहीं रह सकती। वापस जाने का तो सोच भी नहीं सकती सर। पबजी खेलना आपको अच्छा लगता था? जी सर। मैं पबजी में कितने घंटे बातचीत होती थी आपकी? हमारी पबजी में हम पबजी खेला करते 2 से 3 घंटे साथ में रात को। 13 मई को भारत में दाखिल हुई सीमा हैदर चुपचाप तरीके से अपने बच्चों और सचिन के साथ ग्रेटर नोएडा में रह रही थी, लेकिन जब पुलिस को सीमा के पाकिस्तानी होने की भनक लगी तो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों आपस में प्यार करते हैं और यहाँ रहना चाहते हैं, बस साथ रहना चाहते हैं। तो तुमने कोई किसी को बताया था कि पाकिस्तान से आने वाली सीमा 4 बच्चे हैं? नहीं, किसी को नहीं बताया था। अब तुम्हें लगता है कि तुम्हें बताना चाहिए था? नहीं, अब सीमा मैंने बताया नहीं था। काम क्या करते हो? मैं काम करता था दुकान पर। कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 23 साल थी उम्र। हाँ। तो दोस्ती कैसे हुई? दोस्ती कैसे हुई? पबजी से हुई थी। पबजी से हुई थी, पबजी खेल कर। बात ऐसे पबजी से ही निकली, बाद में बात होकर तो नेपाल आने के बाद वो क्या कहते हैं, तो मिले वहाँ पर। मिलने के बाद वो अपने यहाँ को चली गई, हम अपने यहाँ को आ गए। वो फिर दोबारा अब यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद हम इधर से इधर घूम रहे थे। घूमने के बाद वो पुलिस ने हम पकड़ लिए। ये मिड में यहाँ पे रह रही थी, फिर वहाँ पे लोकल जब इसका मूवमेंट हुआ तो कुछ लोकल लोगों में भी इस तरह की सूचना डेवलप हुई और उसके बाद एक वकील से इन्होंने संपर्क किया कोर्ट मैरिज करने के लिए। उसके बाद ये जैसी इन्फॉर्मेशन फ्लैश हुई तो ये लोग यहाँ से निकल गए। पुलिस को ने सारा इनपुट अपना डेवलप किया और फाइनली इन्हें यहाँ से अरेस्ट किया है बल्लभगढ़ हरियाणा से। आगे पुलिस अब इस मामले में कैसी कार्रवाई करने वाली है? बच्चे कहाँ पर रहेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया 14 फॉरेनर्स एक्ट में इसमें FIR किया गया है। बच्चों को माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और कस्टडी वहीं से इसमें डिसाइड उनकी होगी। सीमा ने पूछताछ में बताया कि उसका पति गुलाम हैदर टाइल्स लगाने का काम करता है और वो 2019 में काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया था। पति के विदेश जाने के बाद सीमा मोबाइल पर ज्यादा वक्त बिताने लगी। इसी दौरान पबजी खेलते हुए उसकी सचिन से दोस्ती हो गई। पहले पबजी गेम खेला, उसके बाद खेलने वाले से प्यार हो गया और फिर उस प्यार के लिए अवैध रूप से भारत में अपने 4 बच्चों के साथ दाखिल हो गई। नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल नोएडा पुलिस को कोई फाउल प्ले तो नहीं मिला है, लेकिन जांच अभी जारी है। इसके लिए महिला के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है और साथ ही साथ नोएडा पुलिस सेंट्रल एजेंसीज की मदद ले रही है ताकि अगर कोई कहीं साजिश हो तो उसका खुलासा हो सके। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ हिमांशु मिश्रा, ग्रेटर नोएडा। पाकिस्तान से अवैध तरीके से भारत आई सीमा हैदर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इसके साथ ही सीमा के चारों छोटे बच्चे उसके साथ जेल में ही रहेंगे। वहीं सचिन और उसके पिता को भी कोर्ट ने हिरासत में भेज दिया है। सोशल अड्डा में भारत और पाकिस्तान के बीच पबजी गेम से शुरू हुई इस लव स्टोरी को लेकर लोगों की क्या राय है, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। सुनिए। ऐसा हो सकता है कि आप पबजी खेल रहे हैं और आपसे मिलने पाकिस्तान से कोई आ जाए, आपको कैसा लगेगा? नहीं, ये तो गलत है, ऐसा तो करना नहीं चाहिए। पबजी खेल रहे हैं और कोई लड़की कहीं से आ जाए तो उसका भी माँ बाप तो खोजेंगे ही है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी पबजी खेलती है और पबजी में लोगों से बात होती है, दोस्त बनते हैं, हालांकि नॉर्मल बात है, पर किसी के लिए बॉर्डर पार कर देना कितनी बड़ी बात है। नहीं, ये बिल्कुल भी बिल्कुल ही गलत है। ये चीज तुम अपना खेल रहे हो, जो भी कर रहे हो वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन इस तरह की हदें पार करना, वो भी पाकिस्तान के बॉर्डर तक, जिसको कि हमारा दुश्मन तक माना जाता है कि हाँ पाकिस्तान वाले ऐसे हैं और हमारे साथ ऐसे कर सकते हैं, लेकिन तुम उनके लिए बॉर्डर कर दोगे पास, तो ये चीज बिल्कुल ही गलत है। आपके दोस्त बनते हैं पबजी खेलते हैं? देखिए, मेरे दोस्त जरूर बनते हैं, मगर खेल होता है और असलियत होती है। और बल्कि अगर पाकिस्तान जैसे मुल्क से अगर कोई आता है तो शायद हिंदुस्तान जिंदाबाद है, तो शायद पाकिस्तान से नहीं दूसरे देश से आ जाए तो? देखिए, दूसरे देश से भी आ जाए तो अगर खेल में आ रहा है, देखिए खेल और जो वर्चुअल दुनिया है और रियल दुनिया में अंतर होना चाहिए। अगर रियल और वर्चुअल एक साथ जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं जो हमारा विकास है वो रुक जाएगा। कहते हैं ना सर्वमार्केट विकास। मैं आपसे पूछूंगी कि अगर आपका कोई दोस्त बना, ठीक है, लड़की आपकी दोस्त बनी और आपके चक्कर में वो कहीं से आ जाए, तो आप क्या करेंगे ऐसे में? देखिए, पबजी जो है एक खेलते टाइम पता चलता है वो एक इमोशन है। हम भी लॉकडाउन में इसके बहुत बड़ा एडिक्टेड हुए थे, लेकिन कोई दूसरे मुल्क से यहाँ आना ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लगता था कि ऐसा हो सकता है? कि हो तो सकता है, क्योंकि उसमें इतना एग्रेसिव हो जाते थे कि घर में फैमिली, प्यार में कुछ भी हो सकता है, प्यार में कुछ भी हो सकता है। फैमिली बैठे हुए रहते फिर भी हम लोग गाली दे देते थे, ऐसा हो जाता था। तो भारत में माइक्रॉन टेक्नोलॉजी कंपनी की एंट्री होने जा रही है।
टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गैलरी। अमेरिका की सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी की फैक्ट्री का भारत में जल्द ही शिलान्यास हो जाएगा। केंद्रीय आईटी और टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने साफ किया है कि अगले 4 से 6 हफ्तों में सेमीकंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास हो जाएगा। बता दें कि गुजरात में कारखाने के लिए जमीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है। खबर है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजी दिसंबर 2024 से चिप का प्रोडक्शन शुरू कर देगी। एप्पल कंपनी अब अपने एयरपॉड्स में नए फीचर शामिल करने जा रहा है। इस नए एयरपॉड्स में यूजर्स अपनी सुनने की क्षमता चेक कर सकेंगे। इसके साथ ही शरीर के तापमान को भी चेक करने की सुविधा मौजूद होगी। यानी कि यूजर्स अब एप्पल के नए एयरपॉड्स की मदद से हेल्थ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। मेटा का नया ऐप थ्रेड्स 6 जुलाई को लॉन्च होगा। लॉन्चिंग से पहले ये ऐप एप्पल स्टोर पर दिखाई दिया है। अपकमिंग थ्रेड्स ऐप एक टेक्स्ट बेस्ड कन्वर्सेशन ऐप होगा। ट्विटर की तरह ही इसमें भी कैरेक्टर लिमिट होगी। इस ऐप में यूजर अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल करके थ्रेड्स में लॉग इन कर सकते हैं। यानी कि इंस्टाग्राम पर यूजर जिसे फॉलो करते हैं वो उन्हें थ्रेड पर भी फॉलो कर सकेंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।